हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जेई मेंस के लिए फिजिक्स कैसे प्रिपेयर की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जेई मेन एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, हमें किस लेवल पे इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा जेई मेंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, साल में 2 बार होता है बेटा, एक बार जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में होता है। ठीक है, इस साल का जनवरी वाला अटेम्प्ट हो चुका है, अब अप्रैल में दूसरा अटेम्प्ट होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी इसको शिफ्ट कर दिया गया है मई लास्ट तक। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 लैक्स। हर साल 12 से 13 लाख ये दोनों एग्जाम्स देते हैं बच्चे जेई मेंस का। ठीक है सर, कट ऑफ कितनी जाती है? जनरल की कट ऑफ आप ये मान के चलिए लगभग 90% मतलब अगर आपके 90% मार्क्स 90% आपका स्कोर है जनवरी या अप्रैल किसी भी एक जेई मेन में, तो आप जेई एडवांस्ड देने के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते आपके 12th में 75% आए। ये बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन पूरे 11th और पूरे 12th के सिलेबस से पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स। अब ये जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही आसान 25 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग 50-50% वेटेज होता है 11th और 12th का। ठीक है, एग्जैक्टली 50-50 नहीं होता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ 11th का 42% हो और यहाँ 58% हो, यहाँ 40% हो और 60% हो। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि लगभग 50-50%, यानी टोटल 25 क्वेश्चन हैं, टोटल 25 क्वेश्चन हैं, इसका मतलब लगभग 11-12 क्वेश्चन, 11 to 12 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 11th के सिलेबस से पूछे जाएंगे और बाकी 12 से 13 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 12th के सिलेबस से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं 11th की। ठीक है, 11th में फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना होता है और किस चीज पे आपको जेई मेन के लिए फोकस करना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो बेटा 11th में जो आपकी यूनिट 1 है, यानी जब आप 10 से 11th में आते हो, तो सबसे पहले जो फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है वो होता है बेसिक टूल्स। फिजिक्स को समझने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है, यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ्स। ठीक है, इक्वेशंस को ग्राफ में आप कैसे लिख सकते हो, ग्राफ की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ये सारी चीजें आपको 11th में फिजिक्स पढ़ने से पहले आनी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 11th में क्या पढ़ना होता है? बेसिक मैथ्स। अब आपका 11th का जो पहला चैप्टर है बेटा वो है यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। ठीक है, इससे जेई मेंस में एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है कि आता ही आता है। ये बात समझ में आ रही है? और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, जनरली या तो एरर्स का क्वेश्चन आता है या डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो है आपका मोशन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मोशन के बारे में, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, और इससे भी क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, मोशन के बाद आपको पढ़ना है बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के बारे में। पहले आप मोशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको क्या पढ़ना होता है कि उस मोशन का कारण क्या है, कॉज ऑफ दैट मोशन, जो कि क्या होता है? फोर्स। यानी आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ना है, और फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनएलएम, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। इससे भी एक क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आता है। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगला चैप्टर है बेटा वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी का क्लब करके एक क्वेश्चन आता है। अगला चैप्टर है बेटा आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स को समझने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वो है रोटेशनल डायनामिक्स। इसको रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहा जाता है। देखिए, अब ये बात समझने वाली है कि ये चैप्टर आपको कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कई टीचर्स के द्वारा ये कह दिया जाएगा कि 11th 12th में अगर कोई सबसे टफ चैप्टर है फिजिक्स में तो वो है रोटेशनल डायनामिक्स। बिल्कुल सही बात है, इससे बहुत कठिन क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस और नीट, तो आपको रोटेशन के बहुत कठिन क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में आपका या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पुली वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इसमें जेईई मेंस में रोटेशन से कभी भी कोई बहुत अनोखा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हमें पहले क्या करना है, किसी एक चैप्टर को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने के बजाय हमें एक बार पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जो सक्सेस की है बेटा, सक्सेस की जो चाबी है वो है रिवीजन। एक बार बहुत अच्छा अगर आपने एक साल में एक बार बहुत अच्छे से डीपली हर चैप्टर पढ़ दिया, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप उसे 3 बार एवरेज तरीके से पढ़ दो। आप जितनी बार भी किसी चीज को पढ़ते हो ना, आपको उतनी बार उसके नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। और दूसरी बात यह है कि कई चीजें स्टार्टिंग में ऐसे होंगी मैकेनिक्स में जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप एसएचएम पढ़ रहे होंगे, या जब आप वेव्स पढ़ रहे होंगे, या जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो उन चैप्टर में आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल अप्रोच लेके हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो यही एक चैप्टर है, इसी से क्वेश्चन आएगा। और जेईई एडवांस का पैटर्न तो बिल्कुल अलग होता है। जेईई एडवांस में क्या होता है, आपको 3 या 4 कॉन्सेप्ट से मिला के क्वेश्चन आते हैं, यानी उसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व होगी, उसमें फ्लूइड भी इन्वॉल्व होगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स भी इन्वॉल्व होगा, उसमें मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व होगा, एसएचएम भी इन्वॉल्व होगा। इसलिए आपको पूरा 11th और पूरा 12th एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है एनसीईआरटी का। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, रोटेशन से भी एक क्वेश्चन मान के चलिए, और इसके बाद लास्ट जो चैप्टर है बेटा वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। अब एक बात और है कि ग्रेविटेशन जो है वो 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये दोनों चैप्टर्स सेम ही है, बस मास चार्ज से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर आपने 11th में ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी 12th में। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा जो यूनिट 1 है 11th की, ये आपका कहा जाता है, ये कही जाती है बेटा मैकेनिक्स। आपके मैकेनिक्स से टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में वो हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप 5 to 6 क्वेश्चंस मान के चलिए कि आपके मैकेनिक्स पार्ट से पूछे जाएंगे आउट ऑफ 25। इसलिए मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, पूरे 11th की और पूरे 12th की फिजिक्स समझने के लिए जो बेस है ना बेटा, वो मैकेनिक्स है। तो अगर आपकी मैकेनिक्स स्ट्रांग है तो आपको पूरे 11th और 12th की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, क्योंकि ये फिजिक्स का ऐसा पार्ट है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके बाद मैकेनिक्स के बाद अगली जो यूनिट है 11th की वो है बेटा फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। इसके अंदर ये 4 चैप्टर्स आते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। इन सब से मिला के जेईई मेंस में आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आएगा। ये बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर होता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आपको क्या पढ़ना है? इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आप मान के चलिए।
ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फ्लूइड का क्वेश्चन ही ना आए जेई मेंस में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन ही ना आए, या अगर आए भी तो वो क्लब होके आए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के साथ। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी यूनिट है 11th की, वो है बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपके 2 क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, लेकिन आप 2 मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद है बेटा वेव्स एंड एसएचएम। वेव्स एंड एसएचएम से भी आप ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, एक वेव से जनरली वो क्वेश्चन होता है या तो डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है, या तो डॉपलर इफेक्ट का होता है, तो बीट्स का होता है, या तो रेजोनेंस कॉलम का होता है। ठीक है, एसएचएम से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, तो एक वेव से और एक एसएचएम से आप 2 क्वेश्चन ये मान के चलिए। ठीक है, तो बेटा ये आपका 11th का सिलेबस है फिजिक्स का। ठीक है, यूनिट 1 को हम मैकेनिक्स बोल देते हैं, यूनिट 2 को हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देते हैं, यूनिट 3 को हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बोल देते हैं, यूनिट 4 को हम वेव्स एंड एसएचएम बोल देते हैं, और एक छोटी सी यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसे आप यूनिट 5 कह सकते हैं। तो ये 5 यूनिट्स जो हैं 11th की, ये आपका सारा 11th का सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर हम जेई मेंस की बात करें तो यूनिट 1 यानी जो मैकेनिक्स है उससे 5 to 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, फ्लूइड से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वेव्स एंड एसएचएम से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर हम टोटल देखें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 से लेके 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 11th के सिलेबस से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हमने 11th का सिलेबस देखा, हमने ये देखा कि 11th से किस चैप्टर से कितना वेटेज है जेईई मेंस का। अब बात करते हैं बेटा 12th की। ठीक है, 12th का पहला चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सीरीज आजकल हमारी चल भी रही है। दूसरा है बेटा कैपेसिटर, तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ है नेचुरल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आता है आपका ईएमआई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा एसी। एसी के बाद एक बहुत छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद जो आप अगली चीज पढ़ोगे वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 तरह की आपको पढ़नी है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स के बाद आपका आएगा बेटा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्स रेज, न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के बाद अगला पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, और लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब मैं इनमें से आपको पहले तो ये बता देता हूं कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बोर्ड्स में और जेई मेंस में ही पूछे जाते हैं। वो जेई एडवांस के लिए चैप्टर नहीं है, वो जेई मेंस और बोर्ड स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं। तो उनमें से सबसे पहला चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सिर्फ जेई मेंस में और बोर्ड्स में पूछा जाता है, एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं आता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम तो अब सीबीएसई बोर्ड से भी हटा दिया गया है, और अभी जो जनवरी में जेई मेंस हुआ था उसमें जेई मेंस में भी कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो हम बाकी चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जो जेई मेंस में जिनसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। अब ये देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे में हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप 2 महीने या 2.5 महीने में कंप्लीट करोगे जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग 2.5 महीने पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर्स। ठीक है, क्योंकि जैसे 11th का बेस है बेटा मैकेनिक्स, वैसे ही 12th का जो बेस है वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटर्स। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद इससे जेईई मेंस में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, और 2.5 महीने की मेहनत से आप एक क्वेश्चन कर पाओगे जेईई मेंस में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी 1 घंटे की मेहनत से भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एग्जामिनेशन पेपर्स को एनालिसिस करो, देखो कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या चीज पूछी जा रही है। वो आपको पिछले कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस करके वो चीज पता चल जाएगी। ठीक है, और वो एनालिसिस मैं भी आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि 11th और 12th का जो सिलेबस है उससे क्या वेटेज है। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आता है, कैपेसिटर का भी एक क्वेश्चन आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नेचुरल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ईएमआई से एक क्वेश्चन, एसी से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस, मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 3 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन सिस्टम से अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जेईई मेंस में। तो अगर हम ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 13 से 15 क्वेश्चंस आपके 12th के सिलेबस से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 25। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, लगभग 11 से लेके 12 क्वेश्चंस जो है वो आपके 11th के सिलेबस से पूछे जाते हैं, और 13 से लेके 15 क्वेश्चंस जो है वो आपके 12th के सिलेबस से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बेसिक आइडिया अभी मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से जेईई मेंस का पेपर बनता है। अब अगर हम उस पेपर की बात करें तो दुनिया का कोई भी पेपर, दुनिया का अगर हम ना भी कहें तो इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पेपर बनते हैं बेटा, उसमें 20% क्वेश्चंस होते हैं इजी। ठीक है, 60% क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट, और 20% क्वेश्चंस होते हैं टफ। अब कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो जेईई मेंस है चाहे वो जेईई एडवांस है। अब अगर मैं ये मॉडरेट या इजी क्वेश्चन कह रहा हूं तो उस एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे बिटसेट का पेपर है तो उसके क्वेश्चंस का लेवल अलग तरीके का होता है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस का लेवल अलग तरीके का होता है, और जेईई एडवांस के क्वेश्चन का लेवल अलग तरह का होता है, नीट के क्वेश्चंस का लेवल अलग तरह का होता है। तो हर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप एक तरीके से नहीं कर सकते। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस तो आपको रोटेशन में बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो आप रोटेशन में 1 महीना लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले, और बेटा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अरे यार जब यार पीएचडी तुम कर लेना ना, आईआईटी में चले जाओगे तो पीएचडी कर लेना, अभी तुम्हारा मेन मकसद है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, अभी मकसद क्या है, अभी मकसद है वहां पे आपको जाना है, वो 90 क्वेश्चंस में से आपको अपना स्कोर मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम स्कोर लेके आना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट की चीज पढ़ते रहिए। जब आप आईआईटी में चले गए, आप एम्स में चले गए, वहां पढ़िए आप अपने इंटरेस्ट की चीज। लेकिन अभी फिलहाल आपको 1 साल में 11th और 12th दोनों साल का, मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं, जो 13th वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी ड्रॉप करना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर जेईई के लिए, जो प्रिपेयर करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए साहब,
तो 20% इजी, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर कोई बच्चा कर देता है, एक एवरेज बच्चा ये सारे क्वेश्चंस कर पाने में सक्षम होता है। ये जो 60% मॉडरेट क्वेश्चंस है ना, ये आपका सिलेक्शन करवाते हैं, और 20% जो टफ क्वेश्चंस हैं ये आपको रैंक दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये 20% टफ क्वेश्चंस कौन करेगा यार, जिसको जो टॉप 500 में, टॉप 100 में, टॉप 1000 में अपनी रैंक देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है।